Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about economic reforms including these all topics: objective, introduction, historical background, rationale of economic reforms of the 19th, characteristics, banking reforms, economic reforms and agriculture and industry and service sector. Here we are going to start with an introduction. आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे जो पॉलिसीज़ यूज़ करी जा रही थी इंडिया में, उसमें काफ़ी सारी इनसफिशिएंसीज़ थी, हाई रेवेन्यू डेफिसिट थे, मिसमैनेजमेंट होती थी, तो उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा. द रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड द प्रेशर कंपेल द गवर्नमेंट टू रीविजिट द पॉलिसी फ्रेमवर्क. सो इसी के कारण 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया था एंड जिसके कारण क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया. अब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं 1991 वाले, तो उनमें क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या उनका एम था? उसका मेन एम था कि फ्री फ्लो हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो, कोई भी मूवमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की या गुड्स की या सर्विसेज की. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म्स. सो बेसिकली मेन रिफॉर्म्स 1991 में स्टार्ट हुए हैं विद अनाउंसमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. बट सच तो ये है कि इससे पहले भी काफ़ी सारे रिफॉर्म स्टार्ट हो चुके थे. ठीक है, तो उनके बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पे. अर्ली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्री टू 19th सेंचुरी. तो 16th से 18th सेंचुरी के बिटवीन क्या क्या हुआ, जो यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने मर्केंटाइज्ड पॉलिसी से अपनी जो इंटरेस्ट है वो फ्री ट्रेड पॉलिसी पर लगाना शुरू कर दिया. मर्केंटाइज मीन्स होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ट्रेड या मोनोपोली. यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी. अब वहाँ पे उन्होंने फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एडम स्मिथ. ठीक है, एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन थी उनको देखते ही उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो इसमें फ्री ट्रेड में दिखाना शुरू कर दिया. ये बात है 1776 की. देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th-19th सेंचुरी में, जिसके साथ ही एडवांसमेंट शुरू हो गई इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में. देन 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी रिफॉर्म, जिसे हम लेस फेयर या फिर स्टेट का इंटरवेंशन भी कहते हैं. इस सेंचुरी में जो एक क्लासिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उन्होंने प्रमोट किया कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए एंड इसके साथ ही इनइक्वालिटीज़ आई, राइजिंग इनइक्वालिटीज़ एंड क्राइसिस टू लेबर लॉ, जिसके कारण यहाँ पे लेबर लॉज बने, बैंकिंग रेगुलेशंस बनी और एंटी ट्रस्ट पॉलिसीज़ भी बनाई गई. फॉर एग्जांपल यूएस शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890. देन गवर्नमेंट ने केंसियन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी जब डिप्रेशन था 1929 से 1939 के बिटवीन. तब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था. फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न्यू डील. देन पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी 1945 से 1970s. बहुत सारी नेशंस ने मिक्स्ड इकॉनमी को अडॉप्ट किया था, यानी ब्लेंडिंग कैपिटलिज्म विद सेल्फ वेलफेयर पॉलिसीज़. फॉर एग्जांपल यूरोपियन वेलफेयर स्टेट्स ने एंड जापान के कुछ स्टेट्स ने ये अडॉप्ट किया था. नेक्स्ट इज़ थर्ड, लेट 20s इकोनॉमिक रिफॉर्म. न्यू लिबरल रिफॉर्म्स 1970s टू 1990s. इसमें जो प्राइवेटाइजेशन है उस पर फोकस किया गया, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इन्वेंशन पे फोकस किया गया विच इज़ लेड बाय यूके. देन डेवलपिंग कंट्रीज़ में यहाँ पे SAP भी इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बनाए गए बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ताकि लिबरलाइजेशन को भी एनकरेज किया जाए इंडियाज़ 1991 रिफॉर्म्स के तहत. चाइनाज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म 78 से लेके प्रेजेंट तक जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो बताए गए हैं कि अब तक इन्होंने मार्केट इकॉनमी को सोशलाइज किया और जो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स थे उनको इनिशिएट करके प्लान्ड इकॉनमी से प्राइवेट इंटरप्राइजेज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया. देन पोस्ट सोवियत ट्रांजिशन 1990s, जैसे कंट्रीज़ लाइक रशिया, ईस्टर्न यूरोप, वो उन्होंने अपनी इकॉनमी को प्लान्ड इकॉनमी से मार्केट इकॉनमी पर ट्रांसफ़र किया, जिसके साथ ही प्राइवेटाइजेशन आई. देन इकॉनमी भी रीस्ट्रक्चर्ड होने लगी. 21st सेंचुरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं. जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली फोकस कर रही थी लिबरलाइजेशन पे.
through these policies like NAFTA, WTO, and regional trade pacts. then digital and green economic policies भी आई जिन्होंने फोकस किया on technology driven economies and renewable energy sustainability. For example, European Green Deal, China's carbon neutrality goals. नेक्स्ट इज़ कि कोविड के बाद गवर्नमेंट ने कैसे रिकवरी करी इकोनॉमिकली. तो यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंटेड स्टिमुलस पैकेजेस स्टार्ट किए, देन सोशल वेलफेयर को एनकरेज किया, सप्लाई चेन स्टार्ट करी ताकि यहाँ पे जो भी रेजिलेंस थी, इकोनॉमिक रेजिलेंस यानी कि जो भी एबिलिटी है उस चीज़ को फेस करने की इमोशनली, तो उसे इंश्योर किया जाए कि हम इमोशनली कैपेबल हों. रैशनल्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 90. सो रैशनल का मतलब होता है कि कौन से रीजंस हैं कि उस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द 90s वो ड्राइव करे गए हैं काफ़ी सारे फैक्टर से, जो कि एक स्टेट के अंदर कंट्रोल इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड और मार्केट ड्राइवन सिस्टम में बनाता है. ठीक है, और ये रैशनल्स कौन से हैं? फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991. तो यहाँ पे पेमेंट क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है और इन्फ्लेशन है, डेट बर्डन, ये सारी चीज़ें उनको स्ट्रेस कर रही थी. तो इसलिए इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया. देन सेकंड इज स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होने के कारण जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो कम होती जा रही थी, इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी, स्लो ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली ज़्यादा थी. एंड यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है वो भी काफ़ी पुअर प्रोडक्टिविटी से फेस कर रहा था, फाइनेंशियल लॉसेस से फेस कर रहा था. थर्ड इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी. जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही हैं ताकि उनकी रैपिड ग्रोथ हो सके. इसी के साथ इंडिया को भी ज़रूरत है कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें. देन फोर्थ पॉइंट इज़ IMF एंड वर्ल्ड बैंक कंडीशनैलिटीज़. सो इंडिया यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प लेती है फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ताकि वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व कर सके. जो ये IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक है, उन्हें ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज नीड फॉर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल है वो हेल्प नहीं कर रहा था हायर GDP एंड हायर ग्रोथ में, एंड इसके साथ ही वो लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इतना इम्प्रूव नहीं कर रहा था. तो यहाँ पे ज़रूरत थी कि हमारी GDP बढ़े और इम्प्रूव हो लिविंग स्टैंडर्ड्स और जो गरीबी है वो कम हो. तो इसके साथ प्राइवेटाइजेशन आई, यानी प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया. देन सिक्स्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस. इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत थी कि जो उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मॉडर्नाइज हो जाएं एंड न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें ताकि वो ग्लोबल मार्केट्स को कंपटीशन दे सके. सेवन्थ इज़ वेलफेयर एंड सोशल प्रोग्रेस. जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए या एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए. तो ऐसे ही यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट होता है जिसके साथ ग्रोथ और भी रैपिड हो जाती है. एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ही बेटर प्रोग्राम बना के अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. फर्स्ट इज़ कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्री हो जाती हैं फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से, तो उनको कम से कम रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं. एंड सेकंड इज़ लिबरलाइजेशन आ जाती है, यानी कि कनेक्ट करना अपनी कंट्री को और कंट्रीज़ के साथ. एंड देन टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ FDI, यानी कि फॉरेन जो कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं. देन लास्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन की बात करी गई है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ अब न्यू प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाएगा. तो इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू 1991, फर्स्ट पॉइंट इज़ लिबरलाइजेशन. तो 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस हैं वो यहाँ पे अबॉलिश किए गए हैं. वो 18 इंडस्ट्रीज़ कौन सी? लाइक सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, सोशल सेक्टर, हैजार्डस केमिकल्स, एनवायरमेंटल रीजंस एंड आइटम्स ऑफ एलाइटिस्ट कंजम्पशन इंडस्ट्रीज. बट प्रेजेंटली ये एक्चुअली 6 इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, लाइक डिस्टिलेशन, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगार्स, तम्बाकूज,
एयर स्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रमोट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कंपटीशन, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की रिजर्वेशन होती थी उसे कम कर दिया गया फ्रॉम 1990 से। पहले के टाइम में यानी कि 1996 के दौरान ये 836 थी एंड इसे रिड्यूस करके अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 21 रिजर्वेशन रह गई हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ MRTP एक्ट यहाँ पे ये बताता है कि जो प्री एंट्री रिस्ट्रिक्शंस थी वो यहाँ पे रिमूव कर दी गई एंड जो इकोनॉमिक पावर है उसे इंक्रीज कर दिया गया। थ्रेश होल्ड लिमिट में चेंजेस करे गए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्रीज करना, उनका रोल इंक्रीज करना इन डेवलपमेंट and also you can say reduce the involvement of public sector in economic activities of a nation. देन प्राइवेटाइजेशन इन मिक्स्ड इकॉनमी, एक तरह से काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी सारी फॉर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, सच एज फर्स्ट इज टोटल डी नेशनलाइजेशन। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स की इनटू हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स ट्रांसफर टू प्राइवेट हैंड्स। देन सेकेंड पॉइंट इन प्राइवेटाइजेशन इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में पार्शियल इंडक्शन होती है, यानी कि पार्शियल ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है लाइक 20 and 50% और इवन मोर इन जॉइंट वेंचर में पार्शियल इंडक्शन होती है ऑफ प्राइवेट ओनरशिप की लाइक 25% और 50% एग्जाम्पल के तौर पे और मोर। एंड देन इसमें 3 प्रपोजल्स भी आते हैं। ये क्यों आते हैं? ताकि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। सो ये 3 प्रपोजल्स कौन से हैं? ये डिपेंड करता है ऑन नेचर पे ऑल्सो। फर्स्ट इज 26% ओनरशिप लाइक इंक्लूडिंग बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स। देन जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। जो इक्विटी है वो भी एक्सटेंड करी जा सकती है 5% तक। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है 51% इक्विटी टू बी रिटेन्ड बाय गवर्नमेंट और 49% बाय प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली यहाँ पे पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी वाला काम हो गया कि 49% वाली सब्सिडरी बनेगी और जो 51% वाली है वो पेरेंट कंपनी बनेगी। देन थर्ड पॉइंट इज 74% ऑफ इक्विटी ट्रांसफर टू प्राइवेट एंड देन 26% बाय गवर्नमेंट। Third point is workers cooperative is another form of privatization where loss making public sector firm is transferred to workers। तो जो सेक्टर लॉस में है, पब्लिक होना चाहिए, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वर्कर्स को। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉफ़ी हाउस रन बाय अ चेन ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विच इज़ रिटेन्ड फ्रॉम ब्रिटिश। सो फोर्थ पॉइंट इज टोकन प्राइवेटाइजेशन। सो बेसिकली इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट और डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट कुछ एसेट्स को सेल करती है ताकि वो कैपिटल एक्सपेंसेस को कम कर सके, विच मीन्स कि जो 5 to 10% ऑफ शेयर्स हैं वो सेल किए जाएंगे ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज मार्केट में, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकें और रिड्यूस कर सकें बजट डेफिसिट। वन मोर थिंग कि गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी अनाउंस करी ऑन November 5, 2009 में, जिसके 2 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट इज लिस्टेड प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स एंड सेकेंड इज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल का मतलब ही जोड़ना है। सो ग्लोबलाइजेशन में होता है कि जो वेरियस इकोनॉमीज़ हैं उनको जोड़ना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन लाइक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड रिस्ट्रिक्शन इन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। सो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज कि ट्रेड बैरियर्स को कम कर देना, लाइक जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं सो एज टू परमिट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट इकोनॉमीज। सेकेंड इज ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिसमें फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाए। थर्ड इज फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी ईजी हो जाए। देन फोर्थ इज ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि फ्री फ्लो ऑफ लेबर हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को ईजिली ट्रांसफ़र और मूव ऑन किया जाए। सो स्पेशली जो ग्लोबलाइजेशन है उसे हम एक्सटेंशन कह सकते हैं ऑफ लिबरलाइजेशन की, और इवन हम ये भी कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन प्लस इंटरनेशनलाइजेशन।
इज इक्वल्स टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो कब शुरू हुआ, जब हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में। ठीक है, तो कुछ फीचर्स हैं इस कंटेक्स्ट के। फर्स्ट इज, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा ऑन सर्विस सेक्टर पे, विच इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabling services, outsourcing, telecommunication, tourism, real estate, and so on. All these are affected due to economic reforms. Then due to increase in FDI and foreign direct investment, so उसके साथ ही efficiency increase हुई, competition बढ़ा, profitability and global standards in productivity और quality भी बेहतर हुई। Next is कि जो rate of export है वो भी increase हुआ। Public Private Partnership PPP, और ये जो कंसेप्ट है वो एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो इसके साथ क्या होता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिसमें दोनों सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और स्पीडी डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे वेरियस मॉडल्स हैं पीपीपी के। फर्स्ट इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मीन्स कि जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसके लिए प्राइवेट एंटरप्राइज काम करेगा, यानी कि वही बनाएगा, वही ऑपरेट करेगा, वही ट्रांसफ़र करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मुंबई मेट्रो रेल्स बनाई गई थी बाय अनिल अंबानी ग्रुप्स ने फॉर गवर्नमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। थर्ड पॉइंट इज बिल्ड ओन ऑपरेट। फॉर एग्जाम्पल, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें पहले डिज़ाइनर बिल्ड करेगा, देन ऑनरशिप लेगा फॉर स्पेसिफिक पीरियड, देन ऑपरेट करेगा और देन ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट इज कंसेशन। कंसेशन का मतलब है कुछ रिड्यूस्ड प्राइस पे दिया जाना। नेक्स्ट इज डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट। अब यहाँ पे जो पार्टी है वो डिज़ाइन भी करेगी, बिल्ड भी करेगी एंड वही फाइनेंस और ऑपरेट भी करेगी। एंड देन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो इस कंट्रैक्ट में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ अमाउंट पे करी जाती है थर्ड पार्टी को इन एक्सचेंज कि वो हमारा बिजनेस संभालेंगे। एंड देन एसेट सेल, इसमें जस्ट एसेट सेल कर दिए जाते हैं टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, और ये सारे मॉडल्स इंक्लूड होते हैं इन पीपीपी में। एज पर द नीड कि आपने कौन सा मॉडल यूज़ करना है वो डिपेंड करता है हाईवेज, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स पे। और अभी 450 पीपीपी प्रोजेक्ट्स अभी भी इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं। नेक्स्ट इज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। सो जैसे हमें पता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी आए। अब उनको देखने के लिए कमिटीज़ भी सेटअप करना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए बैंकिंग रिफॉर्म्स में 1991 में गवर्नमेंट ने सेटअप की फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हा कमेटी टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। तो बेसिकली ये कमेटी क्या थी, ये कमेटी सेटअप की गई 1991 में ताकि एफिशिएंसी को देख सके कि बैंकिंग सेक्टर में कितनी एफिशिएंसी है। देन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी 1991, फर्स्ट इज़ ये माना गया कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी रिजिड है और इनफ्लेक्सिबल है, जिसे चेंज किया नहीं जा सकता और काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं चेंजेस में। और इसमें ये बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अब से मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा। सेकेंड इज़ कि डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम्स को री एग्जामिन करना एंड फॉर रीडिफाइंड प्रायोरिटीज़ के लिए यहाँ पे क्रेडिट का रेट 10% फिक्स कर दिया जाए। देन थर्ड इज़ कि SLR का रेट कम कर दिया जाए फ्रॉम 38.5% टू 25% ओवर अ 5 पीरियड, मतलब 5 सालों में इसका रेट इतना कम कर दिया जाए। और CRR का जो रेट है उसे रिड्यूस कर दिया जाए फ्रॉम 15% से। फोर्थ पॉइंट इज़ कि 4 टायर हायरार्की यहाँ पे यूज़ करी जाए फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए। फर्स्ट इज़ 3-4 जो बैंक हैं जो टॉप बैंकिंग स्ट्रक्चर्स में हैं वो इंटरनेशनल बन जाएं इन कैरेक्टर। एंड जो 8-10 बैंक हैं यूनिवर्सल या जर्नल बैंक हैं उनके पास इन फ्यूचर नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस होनी चाहिए। थर्ड इज़ कि स्पेसिफिक रीजंस के लिए लोकल बैंक्स हों। फोर्थ इज़ कि रीजनल रूरल बैंक हैं वो एंगेज होने चाहिए इन रूरल एरियाज़ में और इन फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। देन फिफ्थ इज़ कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस और बनाए जाएं, जैसे फर्स्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स की डेफिनेशन। सो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जहाँ पे जो बोरोअर है वो पेमेंट करना बंद कर देता है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए।
जैसे उसको 180 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, अब तक उसने पेमेंट नहीं करी जिन एसेट्स की, तो उन्हें हम नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोविजनिंग। जो कमेटी है वो इन्हें क्लासीफाई करती है इनटू 4 एसेट्स, यानी कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। रिगार्डिंग सब स्टैंडर्ड एसेट्स एक जर्नल प्रोविजन क्रिएट करी गई है विच इज़ इक्वल टू 10% ऑफ टोटल स्टैंडिंग। देन इन केस ऑफ डाउटफुल यहाँ पे 100% की प्रोविजन है। देन इन केस ऑफ लॉस एसेट्स वहाँ पे भी 100% की प्रोविजन क्रिएट करी गई है और 4 साल दिए जाते हैं टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इसे ऑबे करें। थर्ड पॉइंट इज़ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है 4% तक और 2% से कम नहीं होनी चाहिए बाय मार्च 1993 ऑफ टायर 1 कैपिटल के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ पॉइंट इज़ एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड्स यहाँ पे इस्टेब्लिश होने चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। सेवन्थ पॉइंट इज़ कि सिर्फ और सिर्फ मेन पावर आरबीआई को दी जाए कि वो ही कंट्रोल करे बैंकिंग सिस्टम को। एट्थ पॉइंट इज़ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाए टू द चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बैंक्स। Those are appointed on the basis of personalism, integrity and not on the basis of political consideration। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट इज बैंक्स कैपिटल मार्केट को असेस भी कर सकते हैं और इशू भी कर सकते हैं न्यू कैपिटल थ्रू कैपिटल मार्केट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन आती है कि 51% ऑफ पेड अप कैपिटल से सेंट्रल बैंक की होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट, जिसमें ये बताया गया है कि जो बैंक्स हैं अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं पब्लिक को इशू करके अपने शेयर्स। ठीक है। अगर कोई न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यहाँ पे सेटअप होता है वो सारी ही रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके होता है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं देखा जाएगा बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स। और जो फॉरेन बैंक्स हैं अगर वो अपना ऑफिस इंडिया में खोलते हैं तो वो 2 टाइप से खोल सकते हैं, या तो ये ब्रांचेस में होने चाहिए या तो ये सब्सिडरीज में होने चाहिए। यहाँ तक थी हमारी नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट। देन सेकंड इन 1998 स्टार्ट करते हैं विद इट्स इंट्रोडक्शन। जो ये कमेटी है ये प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर को देखने के लिए बनाई गई है और ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए ताकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एनहांस कर सके। और मेजर रिकमेंडेशंस क्या हैं इसकी? फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी तक ट्रांसफ़र होना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, या उसको एक्सचेंज करना एक करेंसी को दूसरी करेंसी में। ठीक है। और अगर एक करेंसी को दूसरी करेंसी में इजीली कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वो एक बेनिफिट माना जाएगा फॉर बैंकिंग सिस्टम के लिए, एंड इंडियन बैंक्स के पास ये होना ही चाहिए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड पॉइंट इज़ रिवाइवल ऑफ नैरो बैंकिंग कंसेप्ट। मीन्स जो वीक बैंक्स हैं वो अपने फंड्स शॉर्ट टर्म में लगाएं बिकॉज वहाँ पे रिस्क नहीं होगा, और रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाएं। देन थर्ड इज़ नेक्स्ट इज़ कि अगर स्मॉल स्केल्स और लोकल बैंक्स यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं तो उनके कारण यहाँ पे लोकल ट्रेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में एनहांसमेंट होगी। नेक्स्ट इज़ बैंक्स को चाहिए कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिड्यूस किया जाए टू 3% बाय 2002। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025 2.6 तक यहाँ पे एनपीए कम कर दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट इज़ इम्प्रूव करना इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स को ताकि वो अपनी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को रेज कर सकें बाय 9% बाय 2000 और 10% बाय 2002। अकॉर्डिंग टू सितंबर 2024 इट्स 16.6% इंक्रीज इन कैपिटल एडिक्वेसी। देन रिक्रूटमेंट में ऑटोनॉमी और फ्रीडम प्रोवाइड करी जाए सो दैट कि स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड मैन पावर हम उठा सकें फ्रॉम मार्केट। देन सेवेंथ इज़ यहाँ पे रैपिड इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन की और टेक्नोलॉजी की। एट्थ पॉइंट इज़ अमेंडमेंट्स इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नेशनलाइजेशन एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट एक्सेट्रा, ताकि ग्रेट ऑटोनॉमी आए एंड प्राइवेट सेक्टर में शेयर होल्डिंग्स भी इंक्रीज हों। Then financial sector reforms. First is Financial Stability and Development Council. So FSDC establish कब हुआ था 2010 में। चेयरमैन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, एंड मेंबर्स कौन से थे यहाँ पे?
फाइनेंशियल सेक्टर के हेड इंक्लूडिंग आरबीआई, एसबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, अदर सीनियर ऑफिशियल्स। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एफएसडीसी के? सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मॉनिटर करती है ये फाइनेंशियल रिस्क को और वल्नरेबिलिटी इन इकोनॉमी। देन फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट ये प्रमोट करती है पॉलिसीज़ को ताकि फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। देन इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करती है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे जो हमारी मेंबर्स थे आरबीआई, एसबीआई, आईआरडीएआई। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी विच फोकस्ड ऑन कि फाइनेंशियल सर्विसेज पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं। नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट ताकि फाइनेंशियली रिस्क जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें ये फेस कर सके। मर्जर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स में सेल इन फ्यूचर होती है लेकिन एग्रीमेंट एट प्रेजेंट हो जाता है और ये रेगुलेट कौन करता है? सेबी, ताकि यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन ना हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। देन थर्ड इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड 2016. So this law is related with the insolvency and bankruptcy. So 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बताया गया है जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस कंपनीज फेस कर रही हैं, पार्टनरशिप फर्म्स फेस कर रही हैं या इंडिविजुअल फेस कर रहा है, उन्हें यहाँ पे टाइम बाउंड प्रोवाइड करा जाए। सो की फीचर्स क्या हैं 2016 के? एप्लीकेबिलिटी, किस पे ये एप्लीकेबल होता है? इट कवर्स इंडिविजुअल, कॉरपोरेट एंटिटीज़, पार्टनरशिप फर्म्स। सो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे इनिशिएट करी जा सकती हैं अगेंस्ट कंपनीज, एलएलपीज या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल इन केस ऑफ डिफॉल्ट। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसमें जो डिस्ट्रेस कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उन्हें टाइम दिया जाता है कि 180 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना जो रेजोल्यूशन है वो पूरा कर लो, अदरवाइज आपकी जो कंपनी है वो लिक्विडेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फॉर कॉरपोरेट डेटर्स। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा तो क्रेडिटर्स या फिर कॉरपोरेट डेटर्स अपने आप फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन विद NCLT के साथ, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ अगेंस्ट कंपनी। देन रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक बार केस एडमिट हो गया तो इसका मतलब है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इसे टेक ओवर कर लेगा एंड देन वो कमिटी बनाएगा क्रेडिटर्स की और इसके वोट पे रेजोल्यूशन प्लान्स बनेंगे। नेक्स्ट इज़ वाटरफॉल मैकेनिज़्म फॉर लिक्विडेशन। अगर रेजोल्यूशन प्लान यहाँ पे नहीं अप्रूव होता तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लिक्विडेट करी जाएंगे इन फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कोस्ट लिक्विडेट होगी, देन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वर्कमैन ड्यूज, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन फोर्थ इज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, देन लास्ट में फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब जो IBC कोड 2016 है वो कवर नहीं करता क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। इंडिया यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को फॉलो करता है और यहाँ पे MSMEs के लिए प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस प्रोवाइड करे गए हैं ताकि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं इसके रिलेटेड वो सॉल्व किए जाएं। देन फास्ट ट्रैक 2021 में आया, दैट इज़ फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इन IBC 2016 में। सबसे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, that is for adjusting authorities for corporate insolvency. Then second is National Company Law Appellate Tribunal to handle appeals. Third is Insolvency and Bankruptcy Board of India ताकि वो रेगुलेट कर सके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और प्रोसेसेस को। देन नेक्स्ट इज़ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ताकि जो भी इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल तो वो यहाँ पे हैंडल होंगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ताकि यहाँ पे कॉरपोरेट बेसिस पे हो। सेकंड इज़ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हैंडल अपील्स फ्रॉम NCL डिसीजंस, एंड IBBI फॉर प्रोफेशनल्स एंड प्रोसेसेस, एंड लास्ट इज़ फॉर इंडिविजुअल बेसिस। लास्ट पॉइंट इज़ अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ MSMEs, that is to 1 crore.
from 1 lakh and personal guarantors of corporate debtors can be held liable. अब यहाँ पे पर्सनल गारंटर्स भी लायबल होंगे. देन प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोवाइड करी गई है, जैसे फास्ट ट्रैक प्रोवाइड किया गया था 2021 में, ताकि जो एमएसएमईज हैं उनको इजी हो, ताकि वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020. सो की हाइलाइट्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020. की हाइलाइट्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020. फर्स्ट इज़ कि आरबीआई की पावर्स को और बढ़ाना ओवर कॉरपोरेट बैंक्स. तो जैसे वो अपनी पावर्स कंट्रोल करता है ऑन कमर्शियल बैंक्स, ऐसे ही वो कॉरपोरेटिव बैंक्स के ऊपर भी अपनी पावर्स कंट्रोल करेगा. तो ये क्या कर सकता है, ये अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ उसे दिखता है तो वो उस बैंक के डायरेक्टर को रिप्लेस कर सकता है. पॉइंट इज़ बेटर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. और ये जो एक्ट है रेगुलेशन एक्ट 2020, ये आरबीआई को ये अलाउ करता है कि वो अपॉइंट कर सकता है फर्दर एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर कोई भी ट्रबल होता है इन कोऑपरेटिव बैंक्स में. प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मैंडेट कर देगा फॉर बोर्ड मेंबर्स के लिए. थर्ड पॉइंट इज़ इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल ओवरसाइट. जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई बनाएगा. आरबीआई मर्ज भी कर सकता है और रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक्स को. डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन में ये है कि जो आरबीआई है उसके पास पावर होती है कि कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को या ऑपरेशंस को वो सस्पेंड कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज कर सके और स्ट्रेंथ कर सके डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस को, ताकि डिपॉजिटर्स के जो पैसे लगे हैं उस बैंक्स में वो सिक्योर रहें. फर्स्ट पॉइंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020, एक्सक्लूजन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. सो जो एक्ट है ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंगेज होती हैं इन एग्रीकल्चर में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर. सबसे पहले ये एनकरेज करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, वेयरहाउसिंग, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू फार्मर्स. लैंड रिफॉर्म्स भी यही देखता है क्योंकि हमें पता है 25% टोटल लैंड हमारा कल्टीवेशन के अंडर आता है. एंड देयर इज़ लास्ट सेक्शन ऑफ लैंडलेस लेबर्स भी हैं और टेनेंट फार्मर्स भी हैं जिनको एलोकेटेड लैंड की बहुत ज़रूरत है. तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा ये एक रेगुलर इनकम बन जाएगी उनकी, इनसे वो अपनी कमाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ टैक्सिंग इन एग्रीकल्चरल रिच. इसमें जो टैक्स है वो एग्रीकल्चरल इनकम पे नहीं लगता एंड मोस्ट ऑफ द हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स वो गरीब हैं. एंड यहाँ पे जो ये टैक्स का बेनिफिट आया वो मोस्टली जो रिच पीपल हैं वो ले रहे हैं. कैसे ले रहे हैं कि वो अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चरल दिखा के टैक्स से बचना चाहते हैं, यानी कि उसे हम कहते हैं टैक्स इवेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजिंग द टर्म ऑफ ट्रेड. रियल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेशनशिप देखना होगा विद इन एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फूड प्राइसेस ज़्यादा हो गए तो उससे ये पता लगता है कि जो उसका ट्रेड है वो ज़्यादा हो रहा है एंड इसका मतलब है जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो लोअर स्टैंडर्ड की है एंड पॉवर्टी ज़्यादा हो जाएगी और जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनकी डिमांड्स कम हो जाएंगी. फिफ्थ इज़ कि ये एग्रीकल्चरल गुड्स के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है क्योंकि इंडिया में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो होती हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज. सो इसकी डिमांड भी काफ़ी है इन फॉरेन मार्केट में. देन नेक्स्ट इज़ रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ like public infrastructure such as dams, irrigation projects, provision of cheap power, HYV seeds, fertilizer, even regular procurement of crops. These all are included in rationalizing subsidies. Then G is free trade in agri products. सो जैसे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी जाती थी कि दैट इज़ लाइसेंस ऑफ डीलर्स, प्लेसिंग लिमिट ऑन स्टॉक, कंट्रोल ऑन मूवमेंट ऑफ कॉमोडिटी अंडर एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट 1955. तो गवर्नमेंट ने ये सारे लाइसेंस विदड्रॉ कर लिए और ये जो रिस्ट्रिक्शन थी वो थोड़ी कम कर दी एंड जो मूवमेंट है फूड ग्रेन्स का वो भी ईजी हो गया. फ्री मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है जिसे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज़ प्राइसेस. फर्स्ट सिस्टम इज़ MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये अनाउंस किया गया था बाय गवर्नमेंट की 23 क्रॉप्स इसके अंडर आएंगी एंड उनके प्राइजेस फिक्स करे जाएंगे. देन सेकंड इज़ मार्केट रिफॉर्म.
APMC and direct selling, which means agriculture produced market committee. एंड यहाँ पे जो मिडल मैन एक्सप्लॉयटेशन है वो भी रेगुलेट की जाती थी, लेकिन रिफॉर्म्स आने के कारण डायरेक्ट सेलिंग होने लगी टू रिटेलर्स. देन थर्ड पॉइंट इज़ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड. इसमें कुछ कमोडिटीज़ के प्राइस फ्लक्चुएशंस को सेट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करती है, जैसे अनियंस, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. डी पॉइंट इज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़. फार्मर की इनकम यहीं से अफेक्ट होती है कि अगर उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी जाए. नेक्स्ट इज सब्सिडीज़. सब्सिडीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस मींस हेल्प होती है जो गवर्नमेंट द्वारा इंडिविजुअल्स, बिजनेस, इंडस्ट्रीज को दी जाती है ताकि इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट किया जाए, जैसे डायरेक्ट कैश पेमेंट, टैक्स ब्रेक्स, लो इंटरेस्ट लोन्स एंड प्राइस कंट्रोल्स. These are of different types, like first is direct subsidies. सिंपल कैश पेमेंट इंडिविजुअल या बिजनेस को करी जाती है, जैसे फार्म सब्सिडीज़. देन टैक्स सब्सिडीज़. इसमें टैक्स रिडक्शन होती है, मींस कम टैक्स भरना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पहले. सो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टैक्स क्रेडिट्स देना. नेक्स्ट इज़ क्रेडिट सब्सिडीज़, यानी कि लोन्स प्रोवाइड करने टू स्टूडेंट्स. प्राइस सपोर्ट मीन्स आर्टिफिशियल प्राइस सेटअप करना, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट, जैसे मिनिमम प्राइस सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. लास्ट इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज़. फाइनेंशियल सपोर्ट की हेल्प से यहाँ पे एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जाता है और इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. और ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे फर्टिलाइज़र, सीड्स, पम्प सेट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स ऑल्सो. ये टारगेट ग्रुप्स तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो यहाँ पे यही नीड है कि ये इम्प्रूव हो. देन नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट्स. सो जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है बाय फार्मर्स उनके लिए एक बेनिफिट के तौर पे काम आता है, यानी कि उनकी इनकम भी हाई हो जाती है. और अगर कंट्री की बात करें तो वहाँ पे भी ये एज अ इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्गर करने में हेल्प करता है. एंड गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि उसे ये प्रमोट करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए फार्मर्स को और एक्सपोर्टर्स को. और कह सकते हो कि यहाँ पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस कम होनी चाहिए फॉर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन यूनिट एंड एक्सपोर्टिंग अब्रॉड. जो भी कंट्री अपनी कमोडिटी में स्पेशलाइज होगी या प्रोडक्शन में स्पेशलाइज होगी इन एक्सपोर्ट, तो उसके लिए एक कंपैरेटिव एडवांटेज बन जाता है. देन कुछ और रिकमेंडेशंस हैं. फर्स्ट इज़ रिडक्शन इन सब्सिडीज़ टू फार्मर्स. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्सिडीज़ को कम करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडीज़ के टू मेन इफ़ेक्ट्स होते हैं. एक तो ये मार्केट प्राइस को चेंज करता रहता है और सेकेंडली ये फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाता है. और अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और महंगाई बढ़ जाएगी. देन सेकेंड इज़ रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. IMF के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसे कट करना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए और फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहिए. देन थर्ड इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए इन प्रोडक्शन और रिसोर्स एलोकेशन में, मतलब कि उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को. एंड इट शुड प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर ओनली. फोर्थ इज डिसमेंटलिंग द PDS सिस्टम, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्लाइज करता है टू टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ विच इज़ टू बी पेड बाय गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कंज्यूमर फार्मर्स को. तो फार्मर्स को प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट हायर प्राइस देन मार्केट, एंड उसके ऑपोजिट ही वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती है जब वो सेल करते हैं फूड ग्रेन्स एट लोअर देन मार्केट प्राइस. यानी गवर्नमेंट कंज्यूमर को कम रेट में चीज़ें देती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस. इसके साथ इनएफिशिएंसी आती है और फिस्कल डेफिसिट रेज हो जाता है. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्री. इस टॉपिक को हम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन. दिस इंक्लूड्स कि जो भी एक्सेसिव रेगुलेशंस थी वो कम हो गई. देन FDI इंक्रीज़ हो गई, जिसके साथ कैपिटल इनफ्लो भी बढ़ गया और टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी. प्राइवेटाइजेशन, जो सेल्फ ओन्ड एंटरप्राइजेस थे वो शिफ्ट कर गए थे टू प्राइवेट ओनरशिप विच इम्प्रूव इन एफिशिएंसीज एंड कॉम्पिटिटिवनेस. डीरेगुलेशन इंक्लूड 2 पॉइंट्स, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को कम करना और सेटिस्फाई करना बिजनेस रेगुलेशन, टैक्सेशन और कंप्लायंस रूल्स को, ताकि एफिशिएंसी बनी रहे और बेटर एनवायरनमेंट रहे
कंपटीशन प्रमोशन यानी कि एफिशिएंसी और इनोवेशन लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज ट्रेड रिफॉर्म्स, टैरिफ रिडक्शंस करना, जो भी ड्यूटीज़ इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं तो वो कम कर देना। एक्सपोर्ट प्रमोशंस यानी कि इंसेंटिव्स देना एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मार्केट एक्सेस को ज़्यादा एक्सपैंड करना थ्रू ट्रेड डील्स के साथ, जिसके साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी बेनिफिट्स ले सकती हैं। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इन बैंकिंग सेक्टर लिबरलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रीज इजीली एक्सेस कर सकें क्रेडिट और लोन्स ले सकें। देन स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती हैं अपने तरफ इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में। देन इंश्योरेंस एंड पेंशन रिफॉर्म्स, अगर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे एम्प्लॉयज़ को तो भी यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, यानी हायरिंग और फायरिंग की पॉलिसीज़ बनाई गई हो और विच मेक्स इंडस्ट्री फ्रेंडली इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उन्हें ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवेज, ये सारे इंक्लूडेड हैं। ये इम्प्रूव्ड होने चाहिए और ये हेल्प करे कोस्ट को कम करने में। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद डिजिटलाइजेशन यानी हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करी जाएगी। इसके साथ ही बिजनेस मॉडल्स एंड ई कॉमर्स भी हेल्प करेगा। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी रिफॉर्म्स, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी रिफॉर्म्स, फर्स्ट इज ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज़ के लिए। देन पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस बनाए जाएं। फॉर एग्जांपल इंडियाज़ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दीज आर आल्सो रिलेटेड टू इंडस्ट्री led to a boom in IT, telecom and manufacturing. Then second example is China's open door policy which transformed it into world's manufacturing hub. हमारे पास एक और लास्ट एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट विच इंक्रीज द इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स में इन एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सर्विस सेक्टर। सो इसमें प्री रिफॉर्म स्ट्रेटजीज़ एंड पोस्ट रिफॉर्म स्ट्रेटजीज़ आती हैं। प्री रिफॉर्म स्ट्रेटजीज़ यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब ओपन है। देन सेल्फ रिलायंस कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन विद होल मार्केट। देन स्टेट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ विच मीन्स कि यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी और अब नहीं है, ठीक है, अब उसका इंटरफेरेंस कम है, यानी कि अब मार्केट डिटरमाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। देन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजीज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज़ में कन्वर्ट हो गई। लाइसेंस डोमिनेटेड डिज़ाइन को डी लाइसेंस, डी रेगुलेशंस, देन डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। सो ऐसे ही स्टेट इंटरवेंशन कम हुआ, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्राइसेस को कन्वर्ट कर दिया गया मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस में एट लार्ज। एंड डेफिसिट पे कोई ध्यान नहीं देता था, अब कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ डेफिसिट ऑल्सो। उसके बाद डेवलपमेंट बाय इन्फ्लेशनरी प्रोसेस, बट अब डिफ्लेशनरी प्रोसेस यूज़ करा जाता है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। देन PSU एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ, बट यहाँ पे अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एज अ ग्रोथ इंजन माना गया है। देन PSU की डोमिनेंस, PSU मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की डोमिनेंस चल रही थी पहले, देन अब इनको विदड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ नेचुरल मोनोपोली, अब बहुत कम गैप रह गया है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। देन रिस्ट्रिक्शन बिटवीन MNCs एंड FDI, बट यहाँ पे अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बल्कि इंट्रोडक्शन की जाती है इन दोनों की। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन करेंसी मूवमेंट्स, अब लिबरलाइजेशन है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करती थी लेकिन अब डी रेगुलेशन हो गया इसका। देन गवर्नमेंट ही क्रेडिट कंट्रोल करती थी, अब क्रेडिट पॉलिसीज़ आ गई। देन अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट, अब उनमें रिफॉर्म होने लगे। देन ह्यूज पब्लिक बजटरी रिसोर्सेज, देन अब यहाँ पे ये जो रिसोर्सेज हैं ये कम हो गए, ठीक है, मीन्स कि जो ये लाइबिलिटी है वो गवर्नमेंट पे थी, अब ये कम हो गई। हाई टैक्स रेट्स, अब टैक्स रिफॉर्म्स आ गए। एक्सचेंज रेट पॉलिसी, अमेरिकन टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैवल करने आएगा तो उसके सिर्फ $1000 लगेंगे, बट इंडिया के जो 83,000 रुपये लगेंगे, ठीक है, दैट इज़ 83 रुपीज़ इज इक्वल्स टू $1। फिस्कल पॉलिसी, सो जो गवर्नमेंट है टैक्स रेट्स को कंट्रोल करती है थ्रू फिस्कल पॉलिसी। यहाँ से टैक्स रेट्स को डिटरमाइन करा जाता है और यहाँ पे जितना टैक्स रेट कम होगा
उतना ईजी होगा पब्लिक डेट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसी। सो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एंड मनी वैल्यू को स्टेबल करना। यहाँ पे कुछ सिलेक्टिवली बैंक्स को अलाउ किया जाता है कि वो एक्सेस करें कैपिटल मार्केट को, और न्यू बैंक्स को अलाउ किया जाता है कि वो फंक्शन कर सकते हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं। ट्रेड पॉलिसी एंड एफडीआई पॉलिसी। सो इसमें जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी यहाँ पे रिमूव करी जाएंगी। ऑटोमेटिक अप्रूवल यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। 100% इक्विटी प्रोवाइड करी जाएगी टू ऑल सेक्टर्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इस ऐसी स्ट्रेटजी जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस करती है फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। फॉरेन एसेट्स से, करेंसी से और सिक्योरिटी से रिटर्न अर्न करना इसका मेन गोल होता है। फीचर्स ऑफ रिफॉर्म्स। फर्स्ट स्टेज रिफॉर्म किए जाते हैं, बट यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ मेजर्स यूज़ किए जाते हैं जैसे फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स। देन नेक्स्ट स्टेज की डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लिबरलाइजेशन का सीक्वेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज बिग बैंग अप्रोच की जगह ग्रेजुअल बट स्टेडी का अप्रोच यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। बिग बैंग अप्रोच मीन्स जैसे एक कंपनी ने अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स को ओवरनाइट न्यू में चेंज कर दिया, तो ये फटाफट का काम हो गया। बट हमने स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना है, ग्रेजुअल बट स्टेडी। सो मेजर थर्स्ट यही होता है कि हायर ग्रोथ हो एफिशिएंसी के साथ, तो जो बेनिफिट हो उस रिफॉर्म्स का वो हर एक सेक्शन इंजॉय कर सके। सेकेंड जनरेशन सर्विस सेक्टर पॉलिसी रिफॉर्म्स। सो इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज में प्रायोरिटी के बेस पे इन्फ्लेशन कम की जाती है, ग्रोथ बढ़ाई जाती है, और इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्टिज्म, स्टैटिज्म। देन प्रायोरिटी के बेस पे सेकंड स्टेज है, उसमें सोशल कंडीशन इंप्रूव होती हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। देन सेकंड पॉइंट इज़ रिफॉर्म स्ट्रेटजी। इसमें फर्स्ट स्टेज में मैक्रो इकोनॉमिक रूल्स चेंज होते हैं और साइज़ और स्कोप को रिड्यूस किया जाता है स्टेट की। देन सेकंड स्टेज में कॉम्पिटिटिवनेस बूस्ट होगा ऑफ प्राइवेट सेक्टर का, और प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग एंड डिलीवरी के रिलेटेड यहाँ पे रिफॉर्म्स लिए जाएंगे, इन विच हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विसेज इंक्लूडेड। टिपिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेज में जो ड्रास्टिक बजट है वो कट हो जाएगा, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे, प्राइस लिबरल होगा, ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर डीरेगुलेशन एंड प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया जाएगा। और स्टेज सेकंड में लेबर मार्केट रिफॉर्म होगी, गवर्नमेंट रिकन्स्ट्रक्ट होगी, रेगुलेटरी कैपेबिलिटी अपग्रेड होगी, और सेक्टरल कन्वर्जन्स होंगे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एक रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पब्लिक इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स। फर्स्ट स्टेज में इमीडिएट होगा एंड हाई विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। सेकंड स्टेज में मीडियम और लॉन्गर टर्म के लिए रहेगा और लो पब्लिक विजिबिलिटी मिलेगी। देन एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स, ये मॉडरेट टू लो, एंड देन सेकंड स्टेज में वेरी हाई। नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉस्ट, यहाँ पे टेम्पररी रहेगी बट वहाँ पे परमानेंट। सो एवोल्यूशन में यही है कि सबसे पहले सोशल रिफॉर्म्स आए थे, देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड सो ऑन।